हेलो दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं। पहला टॉपिक हमारा है कॉन्टिनेंट, दूसरा टॉपिक हमारा क्या है तो सेकंड टॉपिक हमारा है आपका माउंटेन्स, वर्ल्ड माउंटेन्स, और तीसरा है हमारा जो पठार है, विश्व के प्रमुख पठार है। अब समझते हैं हम लोग अपने काम को। देखो, आप लोग जब ज्योग्राफी देखोगे तो ज्योग्राफी आपकी क्या आती है? ज्योग्राफी आपकी बेसिकली जो जनरल वर्ल्ड ज्योग्राफी है, जो सामान्य जानकारी है, उसके बेस्ड वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन यूपीपीएससी आयोग बना के देती है। आप जैसे अगर पीवाईक्यू उठा के देख लो तो कभी पर्वत निर्माण हुआ कैसे, इसके भी क्वेश्चन बन के नहीं आया हुआ है। ठीक है, आपका सिंपल क्वेश्चन क्या, आपने या तो नेचर कि किस टाइप का पर्वत है, इस प्रकार का क्वेश्चन बन के आया, या दूसरा उनका जो क्वेश्चन होने वाला है वो ये होने वाला है कि इस पर्वत का संबंध किस देश से है। ये दो टाइप्स के क्वेश्चन बन के आपके एग्जाम में आज तक की हिस्ट्री में आए हुए हैं। सेम यही काम आपका चीज पठार के ऊपर है, या तो किस टाइप का पठार है, या तो किस देश से संबंधित या किस क्षेत्र से संबंधित पठार है। कॉन्टिनेंट के ऊपर जिन क्वेश्चंस बन के आए हैं, आप पीवाईक्यूज अगर उठा के देखोगे तो कॉन्टिनेंट के ऊपर कुल कितने कॉन्टिनेंट हैं, इनके आरोही एवं अवरोही क्रम में अरेंज करने के लिए इनके क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक देशों की संख्या किस कॉन्टिनेंट में है, किस कॉन्टिनेंट में सर्वाधिक स्थल भाग है, यही इस टाइप के क्वेश्चंस बना के आए हुए हैं। तो अराउंड 35 मिनट की क्लासेस रहेंगी। यहां से नॉर्मली आज की क्लास से मेरा मानना है कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो देखते रहेंगे। चलो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब क्लासेस अपना देखोगे तो आपको आपके स्क्रीन पे कॉन्टिनेंट का एक फोटो दिख रहा होगा। ये फोटो मैंने एनसीईआरटी से निकाली, आप लोग जाके देख सकते हो। अब आप देखोगे क्या है यहाँ पे आपका, अब इधर आओ, हमको होता है कि भाई अर्थ गोल है। ठीक है, तो आपको लग बस रहा होगा कि नॉर्थ अमेरिका और भैया इधर रसिया, दोनों एक दूसरे से लेफ्ट और राइट हैंड के फासले में, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों एक दूसरे से बहुत नजदीक है, क्योंकि ये कोई गोल मैप लेके तो आया नहीं हो। ठीक है, एक फोटो है, एक 2D है, तो जाहिर सी बात है दोनों के बीच में गैप दिख रहा है। ठीक, अब देखो ये क्या होगा, ये आपका हो गया नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो पहला कॉन्टिनेंट आपका क्या हो गया, एक कॉन्टिनेंट आपका नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका हो गया। सेकंड कॉन्टिनेंट आपका क्या हो गया, साउदर्न अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका हो गया। तीसरा कॉन्टिनेंट आपका क्या हो गया, यहाँ पे आओ, यूरोप हो गया। चौथा कॉन्टिनेंट क्या हो गया आपका, अफ्रीका हो गया। ओके, पांचवा कॉन्टिनेंट जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो आपका हो गया एशिया, और छठा कॉन्टिनेंट आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया, और सेवेंथ कॉन्टिनेंट आपका हो गया क्या, अंटार्कटिका। तो ये क्या है, ये वर्ल्ड के कॉन्टिनेंट हो गए, ये संसार के महाद्वीप हो गए। अब अगर हम लोग महासागरों के बारे में देख लें तो देखो, जो आपका एशिया और अब देखोगे एशिया महाद्वीप है, और जो आपका अमेरिका महाद्वीप है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ, उनके बीच में आपको पैसिफिक सी देखने को मिलता है। उनके बीच में क्या है, प्रशांत महासागर या पैसिफिक सी हम लोग कह सकते हैं, प्रशांत महासागर या पैसिफिक सी। ठीक है, अब इसके बाद से देखना है कि नॉर्दर्न अमेरिका और साउदर्न अमेरिका के साथ यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो सी है उसको हम लोग अटलांटिक सी के नाम से जानते हैं, उसको हम लोग अटलांटिक सी के नाम से जानते हैं। अब जरा सा आप लोग मैप को बहुत ध्यान से अगर देख लोगे तो आपको दिख रहा होगा कि बीच से तीन लाइनें जा रही हैं। एक क्या है, एक आपका इक्वेटर है यानी भूमध्य रेखा है। सेकेंड आपका क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 23rd डिग्री हाफ नॉर्थ, जिसको हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और तीसरी आपकी लिखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा के नाम से, जिसको हम लोग 23rd डिग्री हाफ साउथ के नाम से जानते हैं। अब देखना, नॉर्दर्न अमेरिका से क्या है, केवल और केवल आपकी ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है वो जा रही है, यानी कर्क रेखा आपकी जाती है कहां से, नॉर्दर्न अमेरिका, केवल और केवल यहां से कर्क रेखा पास करती है नॉर्दर्न अमेरिका से। लेकिन आप जब साउदर्न अमेरिका को ध्यान से देखोगे तो साउदर्न अमेरिका आपको क्या दिखेगा कि भाई इक्वेटर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों निकल रहे हैं, इक्वेटर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों इसको पास कर रही है। ओके, एक जानकारी आपको रखनी है कि नॉर्दर्न अमेरिका से ओनली कर्क रेखा, ओनली टॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा निकलती है, और यहीं से जो साउदर्न अमेरिका है यहां से आपकी इक्वेटर निकलती है यानी भूमध्य रेखा निकलती है। पहली बात आपको जो जानकारी रखनी है। सेकंड चीज क्या निकलती है यहां से, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा यहां से निकलती है, टीओसी यानी। ओके, तो ये चीज, ये पेपर में क्वेश्चन बन के आता है, वो सिंपल सा। लेकिन अब जब यूरोप देखते हो तो यूरोप से क्या हो रहा है, यूरोप से ना आपकी टॉपिक ऑफ कैंसर निकल रही है, इक्वेटर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तो कोई बात ही नहीं है, यानी भूमध्य रेखा और मकर रेखा के ऊपर तो कोई सवाल ही नहीं है। तो यहां से इन तीनों जो मानक रेखाएं हैं उनमें से कोई भी यहां से, या जो मानक अक्षांश रेखाएं उनमें से कोई भी यहां से नहीं निकलती है। लेकिन आज जब अफ्रीका की बात करते हो दोस्त, तो अब देखोगे अफ्रीका से क्या है, सहारा डेजर्ट के लगभग पास ही क्या होता है, ये संसार के सबसे गर्म मरुस्थलों में से एक है आपका सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट कहां पाया जाता है, तो अफ्रीका में पाया जाता है। ओके, अफ्रीका में पाया जाता है। अब देखोगे तो अफ्रीका से क्या दिख रहा है आपको कि भाई टॉपिक ऑफ कैंसर यानी
कर्क रेखा भी निकल रही है, इक्वेटर भी निकल रहा है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी निकल रहा है। इक्वेटर अगर आप देखोगे तो लगभग क्या कर रहा है, लगभग आपकी अफ्रीका के बीचों बीच से निकल रहा है, लगभग बीचों बीच से इक्वेटर आपकी निकलती है। तो यहां से क्या है, यहां से जो तीनों आपकी स्टैंडर्ड हम लोग कह सकते हैं कि अक्षांश रेखाएं हैं, वो तीनों यहां से पास करती है। कहां से, अफ्रीका से। कहां से एक भी नहीं पास करती है, तो यूरोप से। यूरोप से ना इक्वेटर जाएगी ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, तो फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात ही नहीं है। ठीक, अब हम लोग आते हैं इसके अलावा एशिया को देखोगे तो भाई देखो, एशिया से आपकी कर्क रेखा होकर गुजरती है। पेपर में क्वेश्चन बन के भी आता है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर गुजरती है, ये तो हम लोगों ने क्वेश्चन कर भी लिया है। कर्क रेखा की खूबी क्या कि भाई भारत को ये लगभग बराबर हिस्सों में बांटती है, जैसे इक्वेटर अफ्रीका को 2 पार्ट्स में लगभग डिवाइड करती है। ओके, तो यानी कर्क रेखा क्या करती है, कर्क रेखा अगर हम लोग महाद्वीपों की बात करें तो एशिया से होके गुजरती है और नॉर्दर्न अमेरिका से गुजरती है। ठीक है, ये दोनों से गुजरती तो अफ्रीका से भी है, लेकिन केवल कर्क रेखा नॉर्दर्न अमेरिका और एशिया से गुजरती है। बाकी अफ्रीका से तो भाई 3 के तीनों जा रही हैं। अब हम लोग बोलेंगे कि सर ऑस्ट्रेलिया को ध्यान में देखो, तो ऑस्ट्रेलिया जब आप ध्यान में रखते हो तो यहां से क्या हो रही है, यहां से भाई टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा निकल रही। तो ओनली केवल मकर रेखा कहां से निकलती है, तो केवल मकर रेखा आपकी ध्यान देना, तो वो आपकी निकलती है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, अब इसके बाद से आपका यूरोप की तरफ अंटार्कटिका है, जिससे ना आपका टॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है, ना इक्वेटर निकलता है, ना टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न निकलता है। अब यहां से कंक्लूजन क्या निकल रहा है, देखो कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन क्या बना सकता है। तो पहला भैया एक कंक्लूजन ये निकलता है कि भैया यूरोप और, ठीक है, यूरोप और एंड अंटार्कटिका, ओके, अंटार्कटिका, इनसे कोई भी रेखा अक्षांश रेखाएं निकलती हैं, चाहे वो टॉपिक ऑफ कैंसर हो, चाहे वो आपका इक्वेटर हो, चाहे वो आपका मकर रेखा हो। ओके, ये तीनों निकलती है इन दोनों से। दूसरा एक कंक्लूजन आपका निकलता है, ओनली कौन सा वो कॉन्टिनेंट है जिससे केवल और केवल मकर रेखा निकलती है, केवल और केवल मकर रेखा निकलती है, तो वो आपका क्या गया, ऑस्ट्रेलिया। और तीसरा आप हो सकता है कि केवल और केवल ओनली, ठीक है, टॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है यानी कर्क रेखा निकलती है, तो उसमें आपका हो गया नॉर्दर्न अमेरिका और उसमें आपका हो गया एशिया। ओके, ये इतनी चीज हम लोग बेहतरीन तरीके से समझ लिए। अब बात आती है कि सर हमको क्या समझना है कि क्षेत्रफल के हिसाब से जो इनका अवरोही क्रम है, अवरोही क्रम का मतलब बड़े से छोटा, वो क्या है। तो देखो सबसे बड़ा अगर कॉन्टिनेंट की बात करोगे तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट आपका एशिया है। एशिया के बाद से आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट आता है, अफ्रीका के बाद से नॉर्दर्न और साउदर्न, तो नॉर्दर्न अमेरिका में नॉर्दर्न बड़ा है, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया क्या है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। इससे क्या पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। ओके, सबसे छोटा महाद्वीप क्या हो गया, तो आपकी ऑस्ट्रेलिया की। और सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट की अगर हम लोग बात करें, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट की बात करें, ओके, तो वो आपका होता है एशिया, वो आपका हो गया एशिया। ठीक है, तो एक तो ये ऑर्डर आपको, और ये पेपर में क्वेश्चन बन गया है। मैं अभी पीवाईक्यूज में देख रहा हूँ, तो जो पीपीसीएस पहले जब ऑब्जेक्टिव मेंस होता था वहाँ भी क्वेश्चन बन गया है, जब प्रीलिम्स होता था तो वहाँ भी क्वेश्चन, मतलब कई बार। ये सच तो ये ना कि अभी तक मैंने जितना पढ़ाया इस ऑर्डर पे ही इनके 90% क्वेश्चन बने हुए हैं, ऑर्डर पे इनके 90% क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, तो ये ऑर्डर आपको बताना चाहिए। अब एक तो क्वेश्चन था भाई कि सर्वाधिक देश कहाँ पे स्थित है, तो थोड़ा सा अगर आपको हिस्ट्री का ज्ञान होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री का, तो हमको पता है कि अफ्रीका का बंडर बांट हुआ था। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े में अफ्रीका को कई हिस्सों में बांट दिया गया, और जो यूरोपियन कंट्रीज थे, यूएसए था, इन सब ने क्या किया, उसको अपना अपना हिस्सा बांट लिया, क्योंकि ये जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है उनसे संपन्न क्षेत्र हुआ करता था। तो अब सोचो कि जहां पे बंदर बांट होगी वहां पे छोटे छोटे कंट्रीज होंगे। ठीक है, आप अफ्रीका का भी देखना, आपको बहुत यूनिक शब्द में, ऐसे ऐसे शब्द में आपको कंट्रीज दिख जाएंगे। ठीक है, मतलब जैसे लगेगा कहीं स्क्वायर बनाया गया है, कहीं रेक्टेंगल बनाया गया, ऐसे आपको डिवीजन देखने को मिलेगा। ठीक है, और ऐसा जैसा कंट्री का डिवीजन है, जिसे आप यहाँ पे बहुत जिगजैग डिवीजन नहीं देखोगे।
ठीक है, बहुत जिगजैग डिवीजन आपको अफ्रीका में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे बंदर बांट हुआ है। एक मैप पे डिसाइड कर दिया गया कि भैया ये फ्रांस का, ये इटली का, यूरोप का, ये इनका है, ये ग्रेट ब्रिटेन का है, ठीक है, ये पोलैंड का है, ये हंगरी का है, ऐसे बांट लिया गया अपने में, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज ने बांट लिया। तो सर्वाधिक अगर आपसे पूछे कि भैया संख्या के अनुसार सर्वाधिक देश कहाँ पे हैं, तो सर्वाधिक देश संख्या के अनुसार, सर्वाधिक देश आपके संख्या के अनुसार तो वो आपका है अफ्रीका में। अफ्रीका में आपके सर्वाधिक देश है, 54 कंट्रीज आपके अकेले अफ्रीका में है, ठीक है। इसके बाद से यूरोप की बारी है, उसके बाद से एशिया की बारी है, यानी संख्या के हिसाब से सर्वाधिक देश अफ्रीका में, फिर यूरोप में, उसके बाद एशिया में मौजूद है। ओके, ये चीज हम लोग तैयार कर लें। अब हम लोग इतनी चीजों को तैयार करने के बाद क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से मैप को देखेंगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमको पता है, हमको पर्वत पढ़ना है, ठीक है। तो कुछ पर्वतों का एग्जाम्पल तो यहीं आपको दिख ले रहा है, ठीक है। जैसे आप देखोगे यूएस और नॉर्दर्न अमेरिका का मैप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, आपको दिखेगा यहाँ पे रॉकी माउंटेन दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे अपलेशियन दिखेगा। अपलेशियन आप बताओ अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है या नहीं, आप बताओ अपलेशियन क्या अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है। अवशिष्ट पर्वत का हमको पता है अपरदन की घटनाओं के परिणाम स्वरूप अवशिष्ट पर्वत का निर्माण होता है, तो ये उम्र। इसके बाद से आपको एंडीज देखने को मिलेगा। एंडीज पर्वत आपको कहाँ देखने को मिलती है, आपको साउदर्न अमेरिका में देखने को मिलती है। और बहुत ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको अमेजन रिवर दिख रही होगी, आपको मैप में दिख रहा होगा या नहीं, मैं इसको एक बार थोड़ा सा हाईलाइट कर दूंगा। आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपको इसकी ब्रांचेज हो गई, ये आपकी इसकी ब्रांचेज हो गई, आपको यहाँ पे अमेजन रिवर देखने को मिल रही होगी, ठीक है। तो अमेजन रिवर कहाँ से निकलती है, साउदर्न अमेरिका से निकलती है। आप बताओ अमेजन सबसे लंबी रिवर है, विश्व की सबसे लंबी रिवर है या सबसे बड़ी रिवर है, सबसे बड़ी रिवर है, इसमें से क्या सही है, सबसे लंबी रिवर है या सबसे बड़ी रिवर है। ओके, ये आपको साउदर्न अमेरिका से देखने को मिलती है। अब इसके बाद से हम लोग आए यूरोप में, तो यूरोप में यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे आल्प्स दिख रहा होगा यूरोप में। ओके, यूरोप में यहाँ पे आल्प्स दिख रहा होगा। हमको पता भैया ये यूराल माउंटेन्स है, यूरॉल माउंटेन से, यूरॉल माउंटेन की इधर आप लोग जाते हो तो क्या मिलता है आपको, एशिया मिलती है। यूरॉल माउंटेन की आप इधर जाते हो तो क्या मिलता है आपको, यूरोप मिलता है। यानी एशिया और यूरोप के बीच में जो विभाजक रेखा है, जो डिवाइडिंग लाइन है, वो यूराल माउंटेन करती है। यानी यूरॉल माउंटेन क्या है, यूरोप और एशिया के बीच की विभाजक रेखा है। अगर इन दोनों को, यूरोप और एशिया को समन्वित रूप से यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। समन्वित रूप से किस नाम से जानते हैं हम लोग, यूरोप और एशिया, यानी यूरेशिया, यूरेशिया के नाम से जानते हैं। ईयू से यूरोप, ठीक है, यूरेशिया ऐसा ही है, इसको हम लोग संयुक्त रूप से यूरेशिया के नाम से जानते हैं। अब हम लोग देखेंगे तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है, यहां पे आपको दिख रहा है बेसिकली अटलांटिक ओशन, अंध महासागर के नाम से इसको जानते हैं। अब यहां पे देखोगे, यहां पे एक पतली, ठीक है, स्थल संधि है, जिसके बीच से आप ध्यान से देखना तो क्या जाती है, आपको यहाँ पे मेडिटेरियन सी देखने को मिलता है। मेडिटेरियन सी के चारों तरफ की जो कंट्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन बन गया है। आप अफ्रीका में जाते हो तो अफ्रीका में यहाँ पे आपको एटलस माउंटेन्स देखने को मिलेगा। नीचे आपको क्या देखने को मिलता है, सहारा डेजर्ट देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखो, अब फिर जैसे मैंने अभी आपको अमेजन रिवर के बारे में पूछा, इसी तरीके से आपको ये नील रिवर, अभी इसको हम लोग बहुत क्लियर आगे रिवर्स पढ़ने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से देखने वाले हैं, ठीक है। नील रिवर, सेम क्वेश्चन, सबसे लंबी रिवर या सबसे बड़ी रिवर है, दोनों में से एक लंबी एक बड़ी है विश्व की, ठीक। नील रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, कौन कौन से इसके ब्रांचेस हैं वगैरह वाला, व्हाइट नील, ब्लू नील, सबके बारे में हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो साउदर्न अफ्रीका में आपको ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन्स देखने को मिलता है, साउदर्न अफ्रीका में, ठीक। फिर भारत की आप बात करोगे तो भारत में यहाँ पे हिमालय, जो कि हमको पता है कि भाई की एक वलित पर्वत है, ठीक है। पाकिस्तान में यहीं पे आपको सॉल्ट रेंज देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी हम लोग आगे खैर देखेंगे। इसके बाद से हम लोग अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न हिस्से में जाओगे, ठीक है, पेपर में क्वेश्चन बन के भी आया भी है कि भाई ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं, ये आपको ये आपका क्या हो गया, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो गया। और ये ऑस्ट्रेलिया की क्या होगी, इधर ऑस्ट्रेलिया की मध्य उच्च भूमि होगी, मध्य उच्च भूमि होगी। अब क्या है, ये आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्या है, ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न हिस्से में अवस्थित है। मध्य उच्च भूमि और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बीच में एक वैली आपको देखने को मिलती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक, ये ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और आर्टेसियन, ग्रेट आर्टेसियन बेसिन के नाम से, आप देखिए लिखा भी हूं, ग्रेट आर्टेसियन बेसिन के नाम से जानते हैं, जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और मध्य उच्च भूमि के बीच पाई जाती है, ठीक। अब इसके बाद से आपका लास्ट यहाँ पे
अटलांटिक सॉरी अंटार्कटिका देखने को मिलेगा। अंटार्कटिका में हमको पता भाई कि ये एकदम हमको पता है पोलर एरिया है, साउदर्न पोलर एरिया है। तो साउदर्न पोलर एरिया तो भाई हमको तो कि सूर्य क्या होता है, कर्क और मकर के बीच में ही तो लंबवत होता है, यानी यहाँ सूर्य की रोशनी तो मिलती नहीं होगी, ठीक है। 6 महीने, अब देखो एक बार यहाँ पे समझ आओ, यानी इससे एक चीज कि ये बहुत ही कोल्ड होगा, तो यहाँ पे बहुत ही मोटी आइस ओर्स पाई जाती हैं, ठीक है। हिम चादर यहाँ पे आइस कोर यहाँ पे बहुत मोटी पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ष भर हिम चादर रहेगा, ठीक है। यही नहीं, अब एक चीज और समझो, यहाँ पे ये नॉर्मली सभी देशों के क्या है, यहाँ पे शोध संस्थान है। जैसे भारत का यहाँ पे मैत्री और भारत के शोध संस्थान यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टेलर वैली है। टेलर वैली को भी वैली ऑफ द डेथ कहते हैं। जैसे ध्यान देना, दक्षिणी गंगा और दक्षिण की गंगा में जो अंतर है वही मृतक घाटी और वैली ऑफ द डेथ में अंतर है, ठीक है। दोनों में ये डिफरेंस है, ध्यान देना। तो वैली ऑफ द डेथ भी इसको एक कहा गया किसी के द्वारा। तो ये हो गया आपका बेसिक परिचय आपकी कॉन्टिनेंट से संबंधित। ओके, अब देख लेते हैं कि कॉन्टिनेंट के जो क्वेश्चन आए उन क्वेश्चंस को लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पे अब थोड़ा स्पीड में कॉन्टिनेंट पे अब क्वेश्चंस को समझ लेना कि आप लोग बहुत आराम से लगा लोगे। देखिए सर्वाधिक संख्या कहाँ पे, देशों की सर्वाधिक संख्या है, कंट्रीज की सर्वाधिक संख्या करवा दिया हूं। महाद्वीपीय क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा हमको पता क्या है, सबसे बड़ा तो एशिया है। सबसे बड़ा क्या है, एशिया है। लेकिन चूंकि एशिया ऑप्शन में है नहीं, तो हम लोग नियरेस्ट ऑप्शन को टिक करेंगे। तो नियरेस्ट ऑप्शन क्या हो गया, अफ्रीका। पेपर में हमेशा नियरेस्ट ऑप्शन टिक माना रहता है। पेपर में ये नहीं सोचेंगे कि यार ये तो क्वेश्चन ही गलत आ गया, एशिया इसका राइट आंसर था, ठीक है। अब इसके जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोगों ने सभी चीज़ों को, यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है कि भैया महाद्वीपों को क्षेत्रफल के अनुसार, जो इनकी क्षेत्रफल है उसके अनुसार लगा दो। मैंने क्या पढ़ा भाई, सबसे बड़ा क्या हो गया, एशिया हो गया। एशिया के बाद से क्या हो गया, अफ्रीका हो गया। पूरी की पूरी कौन, ऑस्ट्रेलिया हमको पता भाई क्या है, सबसे छोटा है, सबसे छोटा है। फिर यूरोप है। तो पूरा का पूरा हम लोग क्रम ही पढ़े हुए हैं, पूरा का पूरा क्या हम लोग क्रम पढ़े हुए हैं, इसमें भी हमको दिक्कत नहीं आने वाली है। अब देखो इसी पैटर्न पे स्टार मार्क्स बताता है कि हाल ही में कई क्वेश्चंस बन के आए हुए हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये देखो कि इस पैटर्न पे हमने चीज़ें कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास हमारा सेकेंड टॉपिक होने जा रहा है, वो है विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ। ओके, ये हमारा सेकेंड टॉपिक होने जा रहा है। तो आओ विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियों के ऊपर ध्यान से देखते हैं। इसमें देखेंगे यहाँ पे एक मैप आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है मेजर माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। विश्व की जो प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं उनके ऊपर यहाँ पे डिटेल में लिखा गया है, ध्यान देना। पहली बात तो दिमाग में टाइप ऑफ क्वेश्चन हमेशा कभी भी पढ़ो, जिस एग्जाम के लिए पढ़ो वहां पे ध्यान देना कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। क्योंकि हम कुछ भी पढ़ दें, हम जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा की मांग क्या है, उस मांग के अनुसार जाके अपनी तैयारी करनी होगी, ठीक है। आप पर्वत श्रेणियों के, पर्वत रेंज के बारे में कुछ भी पढ़ जाओ कि भाई कि इनका उद्भव कैसे हुआ वगैरह वगैरह, जितनी चीज़ें डिटेल जानकारी पढ़ जाओ। यूपीपीसीएस एक ही चीज़, यहाँ से 2 चीज़ टारगेट करती है। पहला टाइप्स, किस टाइप का भाई ये पर्वत है, ठीक है। क्योंकि हमको पता है फोल्ड माउंटेन होता है, ब्लॉक माउंटेन होता है, ठीक है। ज्वालामुखी उद्गार से जो पर्वत बनते हैं उनको ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ऑसिस्ट पर्वत होता है, जो इरोजन की घटनाएं जिन पर्वतों में देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। ऑसिस्ट पर्वत, तो एक तो नेचर कि भाई किस प्रकार का पर्वत है, सेकंड कहाँ पाया जाता है। इसके अलावा आपको थर्ड क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है। तो हमारा भी, चूंकि हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएस और आरओ, उसकी डिमांड सेम है, तो हम यहीं अपने आप को रोकेंगे, ठीक है। क्योंकि तैयारी तो प्रीलिम्स की यार, प्री और मेंस की तो चल नहीं रही है, तो हम लोग प्री पे अपने को और रोके रहेंगे। अब एक चीज़ समझो, जब वर्ल्ड माउंटेन रेंज को हम लोग देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम लोग पहले एक बार थोड़ा सा केवल और केवल नॉर्दर्न अमेरिका के हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, पर्वत श्रेणियों को समझ लेते हैं। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको मैकिनले दिख रहा होगा, ओके, सबसे ऊपर। तो यहाँ पे एक दिमाग में रखो, मैकिनले हो गया। यहाँ पे आपको मैकेंजी दिख रहा होगा, ये मैकिनले हो गया आपका, मैकिनले। ये आपका क्या हो गया, मैकेंजी हो गया, मैकेंजी हो गया। जब मैकेंजी से आप नीचे आते हो तो आपको रॉकी माउंटेन रेंज दिखाई देता है। तो आपको क्या दिखाई देगा भैया, रॉकी माउंटेन रेंज। और रॉकी माउंटेन रेंज यहाँ पे क्या लिखा है मैंने कि भैया इसकी जो हाईएस्ट पीक है, इसको जो सर्वोच्च बिंदु है वो क्या है आपका, माउंट एल्बर्ट। जो हाईएस्ट पीक है, सर्वोच्च शिखर, उसका नाम है माउंट एल्बर्ट। तो पीटी में एक तो क्वेश्चन बन के आ जाता है कि भैया इसकी हाईएस्ट
कि किसी भी माउंटेन रेंज की जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है। ये पीटी में क्वेश्चन बन के आया हुआ है और इसी के लिए मैंने लिखा हुआ भी है। साथ ही साथ आप ध्यान देना, जो रॉकी माउंटेन रेंज है मेरे भाई, कि आपके फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है, वलित पर्वत का एग्जाम्पल है, फोल्ड माउंटेन, ओके, यानी वलित पर्वत का उदाहरण है, वलित पर्वत का उदाहरण है। अब हमारे को समझना होगा भाई वलित पर्वत होता क्या है। सबसे पहली बात तो यहां पे हम लोग समझ लें कि भाई वलित पर्वत क्या होता है। सपोज कि मान लो कि भाई कि ये कोई एक हिस्सा है, ठीक है, अस्तल भाग पे मान लो कि ये क्या है, ये क्या प्लेट का कोई हिस्सा है, ओके, क्रस्ट पे। अब मान लो कि सपोज कि इधर से एक प्रेशर लग रहा हो और एक बल यहां से लग रहा हो। तो जब किसी भी चीज पे, जैसे मान लो कि भाई कि यहां पे ये, ठीक है, अब यहां से मान लो कि भैया दोनों जगह से क्या होगी, कोई बल दो, तो ऐसे बीच में उठान हो जाएगा, ठीक है, फोल्ड हो जाएगा, यानी उसमें फोल्डिंग बढ़ जाएगी। तो जब इन दोनों तरफ से प्रेशर लगेगा तो क्या होगा कि इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका कंक्लूजन आप देखोगे क्या होगा कि इस पे कुछ फोल्ड्स पर ऐसे ऐसे आपको फोल्ड्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से इस टाइप के जो पर्वत श्रेणियां उनको हम लोग फोल्ड माउंटेन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, फोल्ड माउंटेन्स के नाम से जानते हैं। अब देखो माउंटेन और पर्वत और पठार के बीच में एक सिंपल अंतर आपको बताता हूं, पहले यहां पे समझाओ। देखो पर्वत की जो पीक होती है ना, ये इसमें ढलान तीव्र होता है, इसमें तीव्र ढलान होता है, तीव्र ढलान होता है, यानी जिसका एंगल होता है वो बहुत कम होता है। एंगल क्या होता है, बहुत कम होता है, वेरी लो, ठीक है। एक तो ये ऊंचाई भी होती है इसमें, एक तो हाइट बहुत ज्यादा होती है, दूसरा इनके बीच का ये जो एंगल होता है ना, ये बहुत कम होता है। पठार में ये एंगल क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, ये ऐसे ऐसे होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है। पठार में क्या होता है, ये एंगल थोड़ा सा ज्यादा होता है। दूसरी बात, अगर पर्वत है तो भाई एवरेज 1000 मीटर से इसकी हाइट क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, तो इसको हम लोग पर्वत के नाम से जानेंगे। और अगर इससे कम है तो पठार बोलेंगे, नहीं, अगर 1000 मीटर से कम है तो उसको हम लोग पहाड़ी के नाम से जानते हैं। तो पहाड़ और, ठीक है, देखना कि जो आपकी पहाड़ी का कॉन्सेप्ट है ना वो क्या है। तो पहाड़ी का मतलब बेसिकली क्या होता है, जब हाइट क्या हो, एवरेज 1000 मीटर से कम हो तो उसको हम लोग पहाड़ी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और पठार की जो हाईएस्ट ऊंचाई होती है उसका मान लो कि एवरेज 300 to 500, 3000 लिख दिया, 300 to 500 मीटर के बीच की इसकी ऊंचाई होती है, ढलान कम होता है, तो इसको हम लोग पठार के नाम से जानते हैं, ठीक है। हम लोग अभी क्या समझ लिए, अभी हम लोग समझ लिए भाई वलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन क्या होता है। इसके आगे आप लोग आते हैं, आएंगे, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया सियरा नेवादा। ये आपका क्या हो गया, यहां पे आपका हो गया सियरा नेवादा। सियरा नेवादा क्या है आपका, सियरा नेवादा आपका एक ब्लॉक पर्वत है, ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन है, ओके। यहां पे आपको क्या दिख रहा होगा, ठीक है, एलेंगी, ठीक है, यहां पे आपको दिख रहा होगा एल्गेनी, यहां पे दिख रहा होगा, और ये आपको अपलेशियन दिख रहा होगा। अपलेशियन माउंटेन क्या है, आप ध्यान देना, ये एक अवशिष्ट पर्वत का एग्जांपल है। अपलेशियन माउंटेन क्या है, ये आपकी अवशिष्ट पर्वत का एग्जांपल है, ठीक है, अवशिष्ट पर्वत का एग्जांपल है। अब देखो ब्लॉक माउंटेन जो होता है, ब्लॉक माउंटेन को हम लोग एक और नाम देते हैं। देखो ब्लॉक बेसिकली भ्रंश या दरारों की वजह से इसका निर्माण होता है, ठीक है। अब ध्यान देना, तो इसको हम लोग भ्रंशोत्त पर्वत के नाम से, भ्रंशोत्त पर्वत के नाम से भी जानते हैं, भ्रंशोत्त पर्वत के नाम से जानते हैं। तो एक बार हम लोग भ्रंशोत्त पर्वत को समझ लेते हैं। देखो भ्रंशोत्त पर्वत होता क्या है, कैसे इसका निर्माण होता है, कि सपोज कि एक फिगर बना दे रहा हूं पहले, ओके, सपोज कि मतलब ये कोई पहाड़ी इलाका हो गया, ठीक है, या कोई स्थल रूप हो गया। तो स्थल रूप का जो ये खंड है, ठीक है, और स्थल रूप का जो ये खंड है, ठीक, ये कहता है ये भ्रंश की कार्य क्या होता है कि नीचे सरक जा रहा है। ये दोनों हिस्सा क्या है, ये भ्रंश के सारे नीचे सरक जा रहा है, और ये हिस्सा क्या है, अपनी यथावत जगह पे बना हुआ है। तो भैया अगर ये दोनों हिस्से क्या हो जाएंगे कि नीचे सरक जाएंगे और ये हिस्सा अपनी यथावत जगह पे बना रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि इसकी ऊंचाई आसपास के एरिया से क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। इसकी ऊंचाई क्या होगी, आसपास के एरिया से ज्यादा हो जाएगी। तो इस टाइप के पर्वत को हम लोग ब्लॉक माउंटेन के नाम से जानते हैं। इस टाइप के पर्वत को हम लोग ब्लॉक माउंटेन के नाम से जानते हैं। इसके अच्छे एग्जाम्पल के रूप में देखोगे वासजेस, ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट, ये सब आपके भ्रंशोत्त पर्वत के एग्जाम्पल है। अब जो ये धसा हुआ भाग होता है जो नीचे जाता है, उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, और जो ऊपर वाला भाग है
उस भाग को भी हम लोग एक अलग नाम देते हैं, हॉस्ट और ग्रोबेन। हॉस्ट और ग्रोबेन। अब मैं आपको बताता हूं भाई कौन सा भाग हॉस्ट होता है और किस भाग को हम लोग ग्रोबेन कहते हैं। एक सेकंड, बाहर कुछ आवाज हो रहा है। चलिए भैया, बाहर की अगर आवाज जा रही होगी तो माफ करना, हो सकता है कि वो लोग मना करने के बाद भी नहीं मान रहे, तो कोई नहीं, लड़ेंगे नहीं किसी से, अपना काम करेंगे। अब देखिए, तो मैंने क्या बताया कि भैया ये आपको हमने ब्रह्मसूत्र पर्वत समझा रहा था, ठीक है, कोई नहीं। अब इसे समझे, तो जो हॉस्ट है, जो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो हॉस्ट है इसको हम लोग कहते हैं आपका उत्खंड भ्रंश कहते हैं, उत्खंड भ्रंश के नाम से जानते हैं। उत्खंड भ्रंश का अगर हम लोग नाम, और इसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान देना, इसको हम लोग बोलते हैं द्रोणिका, नीचे वाले भाग को हम लोग बोलते हैं द्रोणिका भ्रंश के नाम से हम लोग जानते हैं। तो एक हो गया आपका उत्खंड भ्रंश, दूसरा आपका हो गया द्रोणिका भ्रंश, ठीक है। अब किसको, उत्खंड भ्रंश को हम लोग हॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। मैं हॉस्ट, इंग्लिश में इसका मतलब हॉस्ट होता है, और द्रोणिका को हम लोग ग्रोबेन के नाम से, ठीक है, द्रोणिका हम लोग ग्रोबेन के नाम से जानते हैं। ओके, ये पीटी में आपके क्वेश्चन बन के सकता है कि हॉस्ट क्या है और ग्रोबेन क्या है, ठीक है। हॉस्ट पर्वत भी यहीं से निकल के आया है, हॉस्ट पर्वत भी आपका यहीं से निकल के आया हुआ है। ओके, ये आपका हो गया, ठीक है। फिर नीचे आपको आते हैं तो यहाँ पे अभी आपका सियरा नेवादा मिल जाता है। पोटोसी इसकी हाईएस्ट पीक है, पोटोसी इसकी हाईएस्ट पीक है। नीचे आप आओगे, आपको एंडीज माउंटेन रेंज दिख रहा है। एकांकागुआ इसकी क्या है, हाईएस्ट पीक है, इंडीज का एकांकागुआ हाईएस्ट पीक है। भैया अभी हमने ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में देखा, ये ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे आपकी, जर्मनी, ठीक है, जर्मनी। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से होके एक बहुत ही, ब्लैक फॉरेस्ट से होके एक बहुत ही प्यारी रिवर निकलती है, अगर आप बता पाओ तो बहुत बढ़िया बात रहेगी। ओके, यहाँ पे आप देखोगे कि ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको पिरेनीज दिख रहा होगा, ये पिरेनीज है। पिरेनीज क्या करती है, स्पेन और फ्रांस के बीच में सीमा बनाती है। पिरेनीज पर्वत क्या है, स्पेन और फ्रांस के बीच में सीमा बनाती है, ठीक है। ये आपको एटलस दिख रहा होगा, यहां पे ध्यान देना, ये आपको एटलस दिख रहा होगा, ठीक है। यहीं पे आपको क्या है, सहारा डेजर्ट भी स्थित है, सहारा डेजर्ट भी स्थित है। ओके, ठीक है। ये क्या दिख रहा है आपको, इसके बाद से ये कैमरून, ये कैमरून। अच्छा ये बताओ कि ये जो बे है इसका नाम हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्या ये गिनी की खाड़ी है? अब बताओ, क्या ये गिनी की खाड़ी है? क्या ये गिनी की खाड़ी है? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आप याद करोगे तो हमने जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है, लॉन्गिट्यूड, यहां पे किससे मिलती है, तो भैया भूमध्य रेखा से, इक्वेटर से, इक्वेटर से मिलती है। तो भैया क्या ये वही गिनी की खाड़ी है, हाँ या ना में? साउदर्न अफ्रीका जाओगे तो यहाँ पे आपको ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन देखने को मिलेगा। अब आते हैं यहाँ पे, अब जैसे से आप आगे आओगे देखो अब, ठीक है, यहाँ पे एटलस दिख लिया, यहाँ पे देखो आल्प्स आपको दिख जाएगा, जो पेपर में नॉर्मली क्वेश्चन बन गया है वो देखते थे। तो ये आल्प्स आप देख लोगे भैया, ये फिर आपका हिमालय लगभग 2500 किलोमीटर की हिमालय की क्या है आपकी, नॉर्दर्न टू साउदर्न, इसकी सॉरी वेस्ट टू ईस्ट हम लोग कह सकते हैं। इसकी लंबाई है कितना, अराउंड 2500 किलोमीटर, ठीक है। ये नवीन वलित पर्वत का एग्जांपल है, इसके लिए अभी इसमें उत्थान हो ही रहा है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट इसकी हमको पता है, या सागर माता इसकी हाईएस्ट पीक है। ओके, भारत में जो मानसूनी घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं, या भारत एक मानसूनी देश है, इसके पीछे का भी रीजन हमको पता है क्या है, हिमालय है, ठीक है। फिर हिमालय पर्वत रेंज को हम लोग कई हिस्सों में बांटते हैं, ठीक है, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल, ये आप लोग इंडियन ज्योग्राफी में पढ़े ही होंगे, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। आते हैं, इसके बाद हमने यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज दिख लिया, यहाँ पे आपको ब्रोकन हिल्स है। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि ब्रोकन हिल्स कहाँ पे है, तो ब्रोकन हिल्स आपका यहाँ पे हो गया, ये आपका इधर, ठीक है, स्टैंड बॉय हो गया, ठीक है। तो ये सारे पर्वत हो गए। अराकाम योमा, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, अराकाम योगा। देखो अराकाम योमा क्या है, भारत और म्यांमार, इंडिया एंड म्यांमार,
इनके बीच में क्या बनाती है, बाउंड्री बनाती है। अभी यहीं पे बांग्लादेश का एक क्या है, यहां पे बांग्लादेश का एक द्वीप है, एक आइसलैंड है, ठीक है, जिसको यूएसए कहा जाता है। ये 3 किलोमीटर एरिया का एक आइसलैंड है जिसको यूएसए अपने कंट्रोल में लाना चाहता था, लेकिन वो अपने कंट्रोल में नहीं ला पाया क्योंकि शेख हसीना ने परमिशन नहीं दी वहां पे कंट्रोल करने की, जिसकी वजह से कहा जाता है कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हो गया। ठीक, आप बता दो कि भैया इसका नाम क्या है, इस आइसलैंड का नाम क्या है जिसने 15 वर्षीय साम्राज्य ही खत्म कर दिया। इस आइसलैंड का आप नाम चाहो तो भैया नाम बता दो। तो हमने क्या किया भैया, हमने विश्व के सभी पर्वत श्रेणियों को देख लिया। अब मैं बस एक सेकंड, मुझे टाइम दे, कुछ छूट तो नहीं रहा है जिसको मुझे बताना था, कोई अच्छी बात जो छूट रहा हो नोट्स में एक बार देख लूँ, ठीक, ताकि उसको आपको करा दो। अच्छा, औशिष्ट पर्वत मैंने यहाँ पे बोल दिया था, औशिष्ट पर्वत क्या होते हैं समझाने। तो देखो औशिष्ट पर्वत का एग्जाम, रिजल्ट ऑफ इरोजन यानी अपरदन की घटनाओं के कारण औशिष्ट पर्वत का निर्माण होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा ना औशिष्ट, तो औशिष्ट पर्वत किसके रिजल्ट होते हैं, तो इरोजन यानी ERO, इंग्लिश गलत होगी तो ध्यान रख देना, मतलब परेशान मत होना, इरोजन, ठीक है, यानी अपरदन बेसिकली इसको हिंदी में कहते हैं। तो अपरदन की घटनाओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है, अवशिष्ट पर्वत का आप देखोगे निर्माण होता है। अब भारत में भी अवशिष्ट पर्वत का सबसे बेस्ट एग्जांपल मौजूद है, यानी विश्व की सबसे प्रमुख हम लोग कह सकते हैं कि जो अपशिष्ट पर्वत है उसका एग्जांपल देखोगे तो वो अरावली पर्वत श्रेणी है। अरावली पर्वत श्रेणी, ये अवशिष्ट पर्वत का सबसे बेहतरीन एग्जांपल है आपका। भारत में पेपर में क्वेश्चन बन क्या आता है कि टाइप ऑफ द क्वेश्चन, भाई वलित पर्वत, भ्रंशोद पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, गुंबदाकार पर्वत, कास्ट पर्वत, या जो भी लिख किया जाए इसे ऐसे ही आता है अवशिष्ट पर्वत। तो अरावली पर्वत क्या आपकी अवशिष्ट पर्वत का एग्जांपल है। इसके अलावा यानी इसके अलावा और देखोगे तो पेन्नाइन यूरोप की एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है पेन्नाइन। कहां पे है, ये यूरोप की है, ओके। इसके अलावा आप अपलेशियन, जिसको हम लोगों ने देख ही लिया ऊपर, ये आपकी अवशिष्ट पर्वत श्रेणी का एग्जांपल है। अपलेशियन आपकी अवशिष्ट पर्वत श्रेणी का एग्जांपल है। बाकी आपका एक ज्वालामुखी पर्वत छूट गया है, ठीक है, जो मैंने आपको नहीं बताया। आइए क्या हम लोग ज्वालामुखी पर्वत देख लेते हैं। ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, इसको देखते हैं। देखो ज्वालामुखी पर्वत, जाहिर बात है कि भाई कि ज्वालामुखी क्रियाओं की घटनाओं के परिणाम स्वरूप इस पर्वत का निर्माण हुआ होगा। तो पहली बात भाई किसी को दिक्कत नहीं होगी, सिंपल सा फैक्ट है, पता चल गया। गुंबदाकार पर्वत के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, तो ये भी मतलब सिंपल सी बात है, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अब इसमें आपका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल्स है तो फ्यूजियामा इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर दिख रहा होगा कहीं, जापान के पास नहीं दिख रहा है, मैप में नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक है। फ्यूजियामा, फ्यूजियामा ये कहां पे है, ये जापान के पास है, ठीक है। गुंबदाकार पर्वत की एग्जांपल आपके यूएसए में भी मौजूद है, ठीक है, जैसे सिनसिनाती, सिनसिनाती ही बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में भी। तो ये मतलब मत परेशान होना, ये यूएसए में है। ब्लैक हिल्स हो गया, ठीक है, बिग हॉर्न्स हो गया, ये सब ज्वालामुखी पर्वत के ही, बिग हॉर्न्स यूएसए का ही, ठीक है, ये सब ज्वालामुखी पर्वत की क्या है एग्जांपल्स हैं। तो आपकी ज्वालामुखी पर्वत भी हो गए हैं। साल्ट रेंज के बारे में आपको बताया, साल्ट रेंज क्या है आपकी पाकिस्तान की एक ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल है। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ कहीं मैंने साल्ट रेंज के बारे में अगर नहीं लिखा होगा तो पाकिस्तान में आपका ध्यान रखना, साल्ट रेंज पाई जाती है। साल्ट रेंज कहाँ पाई जाती है, पाकिस्तान में। और ये भी क्या है, ये भी एक ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल है। ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल है, ओके। ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई। तो अब विश्व की प्रमुख श्रेणियाँ, उनकी चोटियाँ, ये आप लोग आराम से कर लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने कोशिश किया कि मैक्सिमम का करा भी दिया हूँ, ठीक है। अब जैसे ये एटलस माउंटेन है, कल को कुछ पेपर में आया क्वेश्चन कि भैया एटलस माउंटेन की हाईएस्ट पीक क्या है, एटलस माउंटेन की हाईएस्ट पीक क्या है। तो ये देखो, आपको यही होमवर्क देता हूँ। आप किसी भी आपके पास लुसेंट होगा
या जो भी, या घटना चक्र भी होगा, तो वहां पे आपको मैं बता दूं कि वहां पे जब घटना चक्र आप पलटोगे तो ये जो फोटो लिखा हूं ना, ये मैं घटना चक्र से ही लिया हूं। तो नीचे एक चार्ट दिया हुआ है, देश मतलब एक तरफ पर्वत, दूसरी तरफ उनका कंट्रीज का नाम, ठीक है। हालांकि सर आपने मैप से देख लिया, बट एक बार उसको देख लेना, वहां पे क्या ना उस चार्ट में उनकी सभी की सर्वोच्च बिंदु दिया है, आप आराम से कर जाओगे। इसी टाइप के क्वेश्चन अगर मैं वीडियो पॉज करूं तो आपको दिखा भी दूं, इसी टाइप के क्वेश्चन बन के आए हुए हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है, ठीक है। एंडीज आपकी वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, ठीक है भैया। इसको बोल रहा है कि आरोही, अच्छा ये लंबाई में आरोही क्रम में लगाने के लिए बोला है। अब देखो इसको सिंपल, अब ये क्वेश्चन मान लो 2008 में आया था कि भैया इसको आरोही क्रम में आपको लगाना है। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आप सोचो है कहां पे, ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है भाई, मतलब थोड़ा सा ध्यान देना, और ईस्टर्न वाले हिस्से में थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, ठीक। ये ध्यान देना है कि ये जाहिर होता है कि सबसे बड़ा तो नहीं होगा, और हिमालय 2500 किलोमीटर है। इसकी कितना है ये हिमालय, 2500 किलोमीटर है। हिमालय को हम लोग अपना है, मतलब पता रहता है बहुत विशाल का हिमालय है, ठीक है। तो हमको लगता है भाई हिमालय सबसे बड़ा होगा, ठीक है। हाँ, हिमालय में सर्वोच्च चोटियां मौजूद है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटियां हैं। एवरेस्ट, जिसको हम लोग सागर माथा भी बोलते हैं, वो यहां पे मौजूद है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सबसे लंबी है, 2500 किलोमीटर अराउंड इसकी है। तो यानी शुरुआत तो हिमालय से नहीं होगा, क्योंकि अवरोही क्रम में पूछा है, और ना ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से शुरुआत होगा, ये लास्ट में रहेगा। तो भैया 3 शुरू में नहीं रहेगा, तो 3 देखो, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, काट दो, ये तो होना नहीं है। और 2 क्या होगा, 2 हमेशा लास्ट में रहेगा, क्योंकि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में। तो भैया ये सी नंबर ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन 1 कहां बचा, केवल बी, केवल कुछ नहीं सोचना था, इतना बस सोचना था, आंसर मिल गया आपका, ठीक है। तो कितनी बार होता क्या ना कि हम लोग को केवल और केवल, अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि पर्वत कह रहा है कि भैया इसको देश, किस देश का है मिला दो, ठीक। ब्लैक पर्वत कहाँ पे स्थित है, ठीक है। ड्रोकेन्सबर्ग पर्वत कहाँ पे स्थित है, सब चीज कर ली हम लोग, दक्षिण अफ्रीका। इसी पैटर्न पे क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा टॉपिक पठार होने वाला है, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखो पामीर के पठार को हम लोग संसार की छत के नाम से जानते हैं, ओके, संसार की छत के नाम से जानते हैं। अब देखो हमने पठारों के ऊपर क्या ना एक बेसिक इंट्रो तो शुरू में ही दे दिया है आपको, ठीक है, इनिशियली दे दिया है। अब बताओ कि पैटागोनिया का पठार क्यों फेमस है। ये यहां पे आप देखोगे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, यहां पे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं। चलो एक हिंट देता हूं, अब बताओ पैटागोनिया का पठार किस लिए फेमस है, ठीक। अब आ जाओ, पठार कैसे बनते हैं, मतलब पर्वत और पठार के बीच में डिफरेंशिएट एरिया है, वो तो हमने पहले देख लिया। अब देखो पठार कई टाइप के होते हैं। एक तो मान लो कि हिमानियों के कारण जो निर्मित है, ठीक है, उनको हम लोग हिमानी पठार के नाम से जानते हैं। हिमानी पठार या ग्लेशियल प्लेटू, ठीक है, हिमानी पठार, ठीक है। अब हिमानी पठार में अगर आप एग्जांपल्स देखना चाहो, ठीक है, तो कह रहा कि जर्मनी में प्रशिया का जो पठार है वो हिमानी निक्षेप द्वारा, यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रशिया का पठार है, प्रशिया प्लेटू, ये आपकी हिमानी पठार का एग्जांपल है। इसके अलावा सेकेंड देखो तो एक होता है जलकृत पठार होता है, ठीक है, जलीय निक्षेपों द्वारा जिसका निर्माण हुआ है, ठीक है, और डिपॉजिट्स के थ्रू, वो आपको हो गया क्या, जलकृत पठार या लंबवत, पृथ्वी के लंबवत, ठीक है, चलन के से अगर पठार का निर्माण हुआ है तो उसको हम कहते हैं जलकृत पठार। जलकृत पठार का इंग्लिश अगर देखोगे आप लोग तो होता है फ्लूवियल प्लेटू, ठीक है। जैसे इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है आपका, सान प्लेटू है, ठीक है, सान प्लेटू हो गया। इसमें आपका तीसरा क्या था है, अंतरा पर्वतीय पठार, एक होता है आपका अंतरा पर्वतीय पठार, ठीक है। एक सेकंड इसकी इंग्लिश मुझे लिखने दीजिए, इंटर माउंटेन प्लेटू, ठीक है। अंतरा पर्वतीय पठार क्या है कि मतलब कि चारों तरफ पर्वतों से क्या होती है, इसकी मतलब चारों तरफ आपको पर्वत देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो अंतरा पर्वतीय पठार उसको हम कहते हैं जिसके चारों तरफ से आपको पर्वत मतलब पर्वतों से घिरा होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं,
अंतरा पर्वतीय पठार या इंटर माउंटेन प्लेटू के नाम से हम लोग जानते हैं। ओके, इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल आपका तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हमको देख लेना होगा कि यहाँ पे क्या करा है कि तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। तो समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई अराउंड 5 किलोमीटर या 500 मीटर के करीब में है। ठीक है, ठीक। अब ये यहां पे देखो, अब केवल फैक्ट्स बचे हैं। जैसे अब यहां भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो पठार है उनके बारे में, जो लोकेशन है, इंपॉर्टेंट पठारों की जो लोकेशन है वो मैं आपको नोट से करा दे रहा हूं। बाकी आपको केवल और केवल देख लूंगा क्योंकि पठारों का नाम कितनी बार उनके देश के नाम से मैच करता है, तो वो तो बहुत सिंपल है, वहां से तो बहुत आराम से आ जाएगा। ठीक है, जो इसके अलावा इंपॉर्टेंट है वो मैं करा दे रहा हूं एक पास इधर कहीं करके देना। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल जो आपका है वो है कोलोरेडो प्लेटू, जिसको हम लोग को देखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद से मेसेटा, ओके, मेसेटा प्लेटू यानी मेसेटा का पठार। इसके बाद से हम लोग को जो नेक्स्ट देख लेना चाहिए वो मंगोलिया देख लेना चाहिए, मंगोलिया प्लेटू या मंगोलिया का पठार। ठीक है, इसके बाद से हम लोग अबिशीनिया देख लेंगे, अबिशीनिया प्लेटू या अबिशीनिया का पठार। इसके बाद से हम लोग देख लेंगे अनातोलिया या अनातोलिया का पठार देख लेंगे। ये इतनी चीज हम लोग देख लेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका बाकी देखो, जैसे मान लो दक्कन का पठार आपको भारत सबको पता है। ठीक है, अब मेडागास्कर का पठार तो मेडागास्कर में होगा, सिंपल सी बात है। ईरान का पठार ईरान में होगा, तो वो देश के नाम से मैच करता है, ये थोड़ा सा नहीं मैच करता है। अब जो कोलोरेडो आपको यूएसए में देखने को मिलता है। ठीक है, ये कई एरिया, एरिजोना, न्यू मैक्सिको, कोलोरेडो, मतलब कई सारे एरियाज में, तो ये बेसिकली कोलोरेडो यूएसए अमेरिका में। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा आपका मेसेटा का पठार हो गया। ये आपकी आइबेरियन प्रायद्वीप है, आइबेरियन प्रायद्वीप आपका है स्पेन वाले बेल्ट में, तो वहां पे आपको मेसेटा पठार देखने को मिलता है आइबेरियन प्रायद्वीप में। आइबेरियन प्रायद्वीप में आपको स्पेन में देखने को मिलेगा। मंगोलिया, नाम में ही मंगोलिया, तो इसका एक हिस्सा मंगोलिया है, एम लिख देता हूं। लेकिन मंगोलिया के साथ साथ बाउंड्री चीन की भी लगती है और रसिया की, एमसीआर। ठीक है, तो मंगोलिया का जो पठार है वो एमसीआर, ये तीनों कंट्रीज में है, मंगोलिया, चाइना और रसिया। अबिशीनिया का जो पठार है वो इथियोपिया और इरिट्रिया यानी ईस्टर्न अफ्रीका में आपको देखने को मिलता है अबिशीनिया का पठार। नेक्स्ट हमारा क्या है, अनातोलिया, ये तुर्की में है। तुर्की के भी एक शूटर भाई साहब है, बहुत फेमस हुए हैं। ठीक है, तुर्की में स्थित है। ये आप इतना एग्जाम्पल ये याद कर लो, ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स याद कर लो, प्लेटो से और क्वेश्चन नहीं बन के आएगा। ठीक है, बस कुछ जो आपके फैक्ट्स रहेंगे, ठीक, वो फैक्ट्स आपको लंबाई चौड़ाई के हिसाब से वो देख लेना है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन बन के बहुत आए नहीं, 3-4 क्वेश्चन बन के आए। जैसे क्या क्वेश्चन बन गया है कि भाई टेलीग्राफिक पठार किसका हिस्सा है। ठीक है, तो टेलीग्राफिक पठार आप, ठीक है, ये आपके उत्तर अटलांटिक कटक का हिस्सा है। ठीक, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। इसमें मेरा मानना है ना कि ये वाला हिसाब याद करो, कल को अगर क्वेश्चन बना के देना है तो इस वाले हिस्से से बना के इनको देना होगा। ठीक है, अब यही हिस्सा इनके पास की बचा हुआ है। ठीक, तो अराउंड 43 मिनट की क्लासेस हो चुकी हैं। अभी तो हम लोग पॉज कर लेते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन था कि हम लोग घाटियां भी देख लें, खैर कोई बात नहीं है, कल घाटी, मरुस्थल। ठीक, अब देखो यहां पे मान के चलो कि हर एक क्लास में एक क्वेश्चन मिनिमम आपको आने वाला है। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए आप लोग।